नमस्कार साथियों, आज मैं सुरेश कारवाल स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले अध्याय में जो पहले वीडियो अपलोड हुआ था उसमें संधि के बारे में पढ़ा था। संधि का पहला भाग जो स्वर संधि थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। आप लोगों ने देखा, आपके व्यू भी अच्छे आए, हो सकता है आपको पसंद आए, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करना। काफी कमेंट भी आए थे, पढ़े थे मैंने। उसका सेकंड पार्ट के लिए आप लोगों ने पर्सनली फोन भी किया था। तो आज हम उसके आगे वाला जो नेक्स्ट भाग है व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको यह पता होना चाहिए कि स्वर संधि सिर्फ स्वरों के बीच में होती है, व्यंजन संधि व्यंजन के साथ होती है। और इसके बाद में तीसरा पार्ट आएगा आपके विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि में विसर्ग आना जरूरी है। यह तो होगी इन संधियों की पहचान। आज हम करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते हैं किसे हैं, व्यंजन संधि होती क्या है। तो इसकी हम पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं कि व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर का मेल होने से, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बीच में जो भी विकार आए, जो परिवर्तन आए, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन संधि में उदाहरण दे रखा है वाक धन ईश। अब इसको अपन लोगों को व्यंजन संधि पहचानने के लिए इस पर ज्यादा नोटिस देना पड़ेगा कि होती क्या है। तो आप लोग इस पर ध्यान दो कि धनादेश से पहले एक कंडीशन बनी हुई है, इसमें व्यंजन आया हुआ है, लेकिन कैसा व्यंजन है वो? स्वर से रहित व्यंजन है। इसमें स्वर की कोई प्रधानता नहीं है यहां पर। तो व्यंजन संधि की पहचान इसी से होती है कि धनादेश से पहले स्वर से रहित व्यंजन आना चाहिए। उसके बाद में कोई भी व्यंजन आ सकता है, कोई भी स्वर आ सकता है, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि कई प्रकार की होती है, लेकिन जो मुख्य तौर पे जो संधि है वो सबसे पहले अपन आते हैं सचुत्व संधि। सचुत्व संधि जैसे नाम से पता चल रहा है, च और च वर्ण होने चाहिए। अर्थात इस संधि के अंदर जिस व्यंजन वर्ण पर चर्चा होगी वो अपने यहां पर दो वर्ण है, च एवं च वर्ग। अर्थात संपूर्ण संधि के अंदर स और च पर विशेष फोकस रहेगा। अब कैसे रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब स या त वर्ग, वर्ग का ध्यान रख लेना, वर्ग के अंतर्गत इसके अंतर्गत आने वाले 5 के 5 वर्ण शामिल होते हैं, त थ द ध न। और वर्णों के पहले अथवा बाद में स या च वर्ग अर्थात च छ ज ज यह आए तो स या त वर्ग के स्थान पर स या च वर्ग हो जाते हैं। अर्थात स त थ द ध न के स्थान पर क्रमशः स च थ च हो जाते हैं। अब वो स च त थ आप लोगों को थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, परिभाषा थोड़ी लंबी है। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूं, फिर आप लोगों के आसानी से ये समझ में आ जाएगी। नहीं तो च छ त थ करते रहोगे, समझ में आएगी नहीं कि ये पूरी परिभाषा है क्या। देखो थोड़ा ध्यान देना। अब फिर सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल है कुछ ही मिनटों में आप सारे एग्जाम्पल कर लोगे, परिभाषा याद करने की जरूरत होगी नहीं। तो थोड़ा ध्यान देना, मैं जो चीज लिख रहा हूं वही लिखूंगा, अलग से कुछ लाऊंगा नहीं। ऐसा है नहीं सर कहीं बाहर से लेकर आ गए और यहां लिख दिया, वही है सारी की सारी जो आपको सामने दिखाई दे रही है परिभाषा। हटके कुछ लिखूं तो आप कमेंट करके बता देना सर आपने तो कहीं और से जादू करके लिख दिया, वो नहीं है, पर लिखूंगा सारी की सारी परिभाषा के अंदर से ही। देखो यहां दे रहा है स अथवा त वर्ग, नोट कर लेना, जो लिख रहा हूं उसको ध्यान देना। यहां लिख रहा हूं स और त वर्ग, यही आया ना। और ये चीज मैंने यहां लिख दी त वर्ग। त वर्ग में सब आ जाएंगे, त आ गया, त के बाद में क्या आता है थ द और द और न। अब ये कंडीशन ये क्या कह रहा है कि स और त वर्ग वाली कंडीशन हमारे आनी चाहिए धनादेश से पहले। ये हो गया धनादेश, ये धनादेश हो गया।
अर्थात जब धनादेश से पहले स आ जाए, षडक वाला स, और त वर्ग पूरा का पूरा आ जाए ये वर्ग, तो उसके बाद में इसने कंडीशन दे रही है कि इसके बाद में स या च वर्ग आ जाए। धनादेश के बाद में क्या कंडीशन बता रहा है? संकर वाला स आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? च वर्ग आना, च, छ, ज, ज और य, ये वाली कंडीशन आ जाए भाई। कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, ये परिभाषा है, 2 लाइन यहां तक खत्म हुई है। ये परिभाषा मैंने धन आदेश से पहले और बाद में लिख दी कि स आ जाए, उसके बाद में त वर्ग आ जाए, उसके बाद में च या त वर्ग आ जाए। तो अपन को यहां बराबर के बाद में आदेश क्या करना है? इन वर्णों के स्थान पर आदेश करना है। क्या आदेश करना है? ये वाला स आदेश और ये वाला च आदेश करना है। यदि स आए तो इस स के स्थान पर यही स लिखना है, और यदि त आए तो उसके स्थान पर च, छ आए, थ आए तो छ लिखना है, द आए तो ज लिखना है, द आए तो ज लिखना है, न आए तो य लिखना है। ये इसकी सटीक सी परिभाषा है, ज्यादा कुछ नहीं है कि स और त वर्ग के बाद में स या च वर्ग आए तो उनके स्थान पर स और च वर्ग हो जाता है। ये पूरी की पूरी परिभाषा यही थी। अब अपन को ये परिभाषा समझ में कैसे आएगी? ये तो लिख दिया मैंने, अब तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा सर ने क्या लिख दिया 3-4 बार 5 बार। अब देखो मैं समझा रहा हूं इसको। यहां आ गई ये हरीश धन सेते, देखो स आया हुआ है, ये स देखो सटीक बैठ रहा है इसके अंदर। फिर आ रखा है ये वाला स, अपन को कुछ नहीं करना, दोनों यदि परिभाषा सटीक बैठ रही है, रूल के अकॉर्डिंग बैठ रही है, तो अपन को क्या करना है? इस स को हटाना है और इसकी जगह ये स लगा देना है। तो देखो ये स, इसके बाद में ये स, तो इस स के स्थान पर ये देखो हलंत है, इसका अर्थ होता है स्वर से रहित है, इसमें स्वर नहीं है, स्वर की विधान है ही नहीं इसमें। तो इस स के स्थान पर अपन आधा स कर देंगे और ये रूप बनता है भाई हरीश सेते, ये स बन गया। मनस चलती, अब देखो न के बाद में स आया हुआ है, स के बाद में च आया हुआ है, ये परिभाषा को अकॉर्डिंग बैठा। देखो स के बाद में ये च वर्ग आ गया, ये च आ गया, तो अपन को क्या करना है? ये रूल सही बैठ रहा है तो स के स्थान पर गांठ वाला स बना लेंगे, ये स हो गया, तो मनस चलती हो गया। अब देखो महत धन चित्रम, स वाला तो आप लोगों ने सही ढंग से कर ही लिया। अब आ गया महत धन चित्रम, पहला आ गया क्या है? त आ गया, त से तरबूज वाला त आ गया, उसके बाद में च वर्ण आ गया। हमने परिभाषा में लिखा था कि त वर्ग के बाद में च आ जाए तो ये त है जो च में बदल जाएगा, तो ये देखो त है वो च में बदल जाएगा। इस त के स्थान पर अपन को क्या करना है? च लगा देना है, तो मह चित्रम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मह चित्रम हो जाएगा। ताड़िंज, अब देखो ये धनादेश से पहले त का पंचम अक्षर है, त, थ, द, द, न, 5वां हो गया। उसके बाद में च वर्ग का तीसरा है, किसका है? च का तीसरा। अपन को इसके अकॉर्डिंग करना है, ये चाहे कैसे भी आए, ये तो च वर्ग होना चाहिए कि च वाला लाइन है, तो यहां पर न के स्थान पर 5वां अपन को यह कर देना है और स्टार्टिंग ज हो जाएगा। ऐसे कैसे? हरीश धन सेते, स के बाद में स आया हुआ है, तो आप पहले वाले स को संकर वाले स में बदल देना है। कष्टचित, यहां पर भी वो कव है, कष्टचित, निश्चन च, उद्धन ज्वल। अब ये देखो उद्धन ज्वल, इस पे थोड़ा ध्यान देना। उद मतलब तीसरा, त, थ, द। अब ये हो गया ज्वल, तो अपन को च वर्ग का ही तीसरा वर्ण करना है, तो क्या बन जाएगा? उ, ज, व, ल, ये रूप हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा आप लोग ऐसे करोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये इसके उदाहरण थे, दुनिया के कैसे भी उदाहरण हो, आपको इसकी जो परिभाषा है वो याद होनी चाहिए। अब देखिए और उदाहरण है उसके अकॉर्डिंग। कष्टदंचित, ततदंचित, ततदन छात्र, उत्दन चारणम, जगतदन चक्रम, ततदन च,
ततधन छवि, उदधन जयनी, तदधन जय। अब देखो ततधन च, एक उदाहरण ये करते हैं अपन। परिभाषा में लिखा हुआ था त और त वर्ग के बाद में च या च वर्ग आ जाए तो क्रमशः च और च वर्ग हो जाता है। यहां पर त के बाद में च वर्ग आया हुआ है, अपन को इस त के कंडीशन देखनी है, कितने नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस त के स्थान पर इसका पहला कर देना है और इसका पहला च होता है, छ का पहला च होता है और तत्शिव बन जाएगा। तो इसके और भी कई उदाहरण हैं जो लिखे हुए हैं, आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसको जिस तरीके से मैंने परिभाषा समझाई है उसी तरीके से आप उसको देखना और मिलाना। अब नेक्स्ट संधि है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि सचुत्व के बाद में आती है, दोनों में ज्यादा डिफरेंट है नहीं। आपको मैं बता देता हूं, दोनों को समझने लायक जो भी तरीका वो भी बता देता हूं। आपको करना क्या है, स अथवा त वर्ग। सचुत्व जो संधि हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें भी यही था। नोट देखना भाई, स और त वर्ग, त, थ, द, ध और न। धनादेश से पहले ये की ये कंडीशन थी उसमें, और यहां पर भी वही कंडीशन है। अब यहां पर चेंज हुआ है तो वो इस संधि के नाम के अकॉर्डिंग हो गया। शटुना सटु जिस तरीके से होता है तो यहां पर भी षटकोण वाला स आ जाएगा और उसके बाद में ट, ठ, ड, ढ और ण। सचुत्व संधि में था च, छ, ज, ज, य था और यहां पर ट, ठ, ड, ढ, ण है। वो का वो आदेश करना है आपको। यदि ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है तो हम लोगों को क्या करना है कि इन वर्णों के स्थान पर लगा देना है, अर्थात स और ट और आदेश हो जाएगा। यहां पर स का ये हो जाएगा, फिर ट, ठ, ड, ढ और ण, ये आदेश हो जाएगा। अब क्योंकि ये हलंत वाले के स्थान पर हो रहे हैं अर्थात ये स्वर से रहित है तो यहां पर होंगे तो ये स्वर से रहित होंगे, इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें। अपन इसके उदाहरण करेंगे, जैसे तत धन टीका। पहला है तत धन टीका। धनादेश से पहले त आ रहा है, सचुत्व संधि में भी आता था, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरा पॉइंट देखना है, धनादेश से बाद में क्या आ रहा है, धनादेश के बाद में ट आ रहा है, अर्थात हमारी ये संधि सचुत्व संधि है ही नहीं, सटुत्व संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर टकार आ रहा है। तो ट वर्ग जब आ रहा है तो ये जो त वर्ग है, ये त वर्ग है जो अपने आगे वाले के ट में बदल जाएगा। और वो भी कैसे बदलेगा, हलंत वाला होना चाहिए, क्योंकि हम हलंत के स्थान पर कर रहे हैं, स्वर से रहित व्यंजन वर्ण है उसके स्थान पर कर रहे हैं। अब यहां पर देखो त हो जाएगा इसका, और टी और का, टी का। कृष्णधन न, कृष्ण हो जाएगा, क्योंकि त, थ, द, ध, न। लेकिन यहां पर षटकोण वाला स आ रखा है, इसको ध्यान से देख लेना भाई। षटकोण वाला स आ रखा है, इसका मतलब अपन को ट वाला वर्ग ही करना है। ट से टमाटर वाला जो वर्ग है वही करना है, और ट टमाटर वाले वर्ग के अंदर चाहे आगे और पीछे हो वही कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पर त, थ, द, ध, न आ रहा है तो अपन को न का पांचवा है ये, तो त का पांचवा क्या हो जाएगा, ण होता है, और इसमें कृष्ण रूप बन जाता है। षडधन नाम है तो यहां पर भी देखो पांचवा अक्षर न आया हुआ है, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो षणाम हो जाएगा। पेशधन ता है तो यहां पर त आया हुआ है तो पेश टा बन जाएगा, क्योंकि यहां पर सड़क वाला आ रखा है। यहां पर यदि सड़क वाला स नहीं आता, गांठ वाला स आता, तो हमारे यहाँ पर ट का आदेश नहीं होता, टका नहीं होता। यहाँ पर अपन लोगों को च वर्ग का आदेश करना पड़ता। इसके बाद में और उदाहरण अपन देखते हैं इसके चतुर्थ संधि के। दुष्दन त, रामसदन त्रम, आकृष्टदन तह, बृहतदन टीका, उत्दंडीन, ततदन टिप्पणी, चक्रिंदन दोक्षे, महान धन डामर, तड़धन नाम। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिख रहा है जो अपन लोगों ने जो
हल्की सी ट्रिक बनाई थी, उस ट्रिक से बाहर इसमें कोई उदाहरण बन रहा है। सारे के सारे जो उदाहरण है वो अपन लोगों ने जो ट्रिक बनाई थी कि सर त अथवा त वर्ग के बाद त, थ, द, ध और न के बाद में ये हलंत होने चाहिए। यदि षटकोण वाला स अथवा त वर्ग आ जाए तो हमारे यहां पर ये वाले जो है आदेश हो जाएगा, हलंत ये हो जाएगा और ट, थ, ड, ड और ण ये आदेश हो जाएंगे। अब कोई भी उदाहरण देख लो भाई, षटुत्व संधि का यदि इससे बाहर जाता है तो अपन एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी उदाहरण में से, जैसे ये हो गया उत दंड डयनम। अब इसको देखो, धनादेश से पहले क्या आ रहा है, तो आ रहा है, ये रहा त, ये रहा त, फिर आगे आ रहे हैं ड आ रहा है। अब ड किसके अंतर्गत आता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प, फ, ब इसमें ड आता नहीं है, त, थ, द इसमें आता नहीं है। अब देखो ये आता है ट वाले वर्ग में, ट, ठ, ड, ये हो गया ड, अर्थात तीसरा वाला। तो अपन लोगों को त, उत, दंड, डयनम, अब यहां पर ये तीसरे नंबर पर है और अपन लोगों को त का जो स्थान कौन सा करना है, तीसरा स्थान करना पड़ेगा। उ, ये ड, आगे वाला ड तो सेम टू सेम रहेगा, य, न, म, ये उड्डयनम। तत् दंड टीका तो है पहला, बाद में पहला आया हुआ है तो अपन को भी इसको इसके अकॉर्डिंग पहले में बदल लेना है और तट्टिका हो जाएगा। तत् दंड टीका यहां पर भी तट्टिका हो जाएगा। तुष दंत, अब यहां पर स तो बना हुआ है लेकिन आगे वाले के अंदर चेंज करना पड़ेगा, त के स्थान पर अपन को ट आदेश कर देंगे तो दुष्ट हो जाएगा। आगे ये संधि समझ में, क्योंकि इसके बाद में हम जो संधि करने जा रहे हैं वो हल्की सी आपको हार्ड लगेगी, लेकिन मैंने उसको थोड़ा इजी टाइप में बना दिया है। इसके बाद में जो संधि है उसका नाम है जस्त्व संधि। नाम से पता चल रहा है जस्त्व संधि, जलाम जसो अंते, महेश्वर सूत्र थे। सबसे पहले मैंने स्वर संधि में महेश्वर सूत्र ही पढ़ाए थे, 14 महेश्वर सूत्र है, आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगी। जलाम जसो अंते, प्रथम पद के अंत में स्थित जल के स्थान पर जस हो जाता है। जलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्वर्ग तथा स, स और ह कुल 24 वर्ण आते हैं। इस तरह जल वर्ग का 1, 2, 3, 4 वर्ग अर्थात तथा स, श और ह के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ज, श, ज, ब, ग, ड़, द, स हो जाता है। अर्थात स और ह में स के स्थान पर ड़ हो जाता है और अन्य के उदाहरण प्राय नहीं मिलते हैं। अब इस संधि को अपन जैसे पहले किया था वैसे ही अपन लोगों को करते हैं। देखो पहला अक्षर यहां होना चाहिए, धनादेश से पहले इसने कहा है पहला वर्ड होना चाहिए। ज्यादातर प्रथम अक्षर ले लो कि अपन के पास क्या आना चाहिए, पहला अक्षर होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी स्वर ले लो, धनादेश के बाद की जो कंडीशन है वो कोई भी स्वर ले लो या स ले लो। ये उष्म व्यंजन हो गए। धनादेश से पहले आना चाहिए पहला अक्षर, उसके बाद में कोई भी स्वर ले लो या यदि व्यंजन वर्ण भी आते हैं धनादेश के बाद में तो यहां पर तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण ले सकते हो। तो जो पहले वाला जो वर्ण है वो अपने का तीसरा वर्ण बन जाएगा। पहले वाला जो वर्ण है वो अपने का तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो था जस्त्व संधि का पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरे रूल को धनादेश से पहले भी चौथा वर्ण होना चाहिए और धनादेश के बाद में भी चौथा वर्ण होना चाहिए। तो ये पहले वाला है जो अपने तीसरा बन जाएगा।
अब कुल मिलाकर जस्तो संधि क्या कहना चाहती है? जस्तो संधि कहती है कि भाई कुछ भी हो, हमारे तो ना तो पहला करना है ना दूसरा करना है, तो हमें तो तीसरा ही करना है। कंडीशन चाहे कैसी भी हो, आगे हो चाहे पीछे हो, मेरा आगे 2 हो, पीछे 2 हो, 3 हो, लेकिन मेरा जो आदेश है वो 3 होना चाहिए। 3 का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर कैसे हुआ? जैसे क का अपन यदि तीसरा उठाते हैं तो कौन सा होता है? क ख ग, ग मतलब ग से गाय हो गई। च का यदि तीसरा उठाते हैं च छ ज, ज का मतलब जहाज वाला ज हो गया। उसके आगे अपन लेते हैं ट का, लेते हैं ट ठ ड ड डमरू वाला हो गया, मतलब वो तीसरा हो गया। फिर त थ द, द दवात वाला हो गया। फिर प फ ब, ब बकरी वाला हो गया। तो ये तीसरे जो भी वर्ण है वो जस्तो संधि कहती है कि मेरा रूल ये है कि आगे चाहे पीछे कुछ भी हो, मेरे जो धनादेश से पहले की जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? तीसरी होनी चाहिए। अब कैसे होती है उदाहरण देखेंगे तो आप लोगों के समझ में आएगा। ये देखो परिभाषा मैंने बता दी आपको, उदाहरण देखो। वाकधन यंत्र, धनादेश से पहले पहला मैंने बता दिया था कि धनादेश से पहले वाली कंडीशन ये होनी चाहिए। फिर यंत्र दे रखा है, यंत्र का मतलब य र ल व स स स ह, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। आप लोग यदि सीधी और सटीक परिभाषा यदि देखना चाहते हो तो मैं तो ये कहता हूं कि आप इसकी परिभाषा ऐसे मान के चलो कि प्लस से पहले तो पहला और दूसरा कर लो, उसके बाद में सारे जो व्यंजन है वो आ जाए तो अपन को तीसरा आदेश कर देना है। इतनी परिभाषा कर लो कि अपन को तीसरा आदेश कर देना है। इतने ही उदाहरण आएंगे, लेकिन पहला वर्ण होना चाहिए। धनादेश से पहले की कंडीशन जो है वो पहला होना चाहिए। देखो दिक धन गज, पहला और दूसरा इसके रूल के अंतर्गत है, लेकिन ज्यादातर आपको एग्जाम्पल पहले के ही मिलेंगे। अब देखो दिक धन गज, दिग्गज कैसे हुआ वो देखो। वाक धन यंत्र, ये क आया हुआ है, क का तीसरा ये होता है धनादेश से अंदर स्वर से रहित है। धनादेश से पहले का जो व्यंजन वर्ण है वो स्वर से रहित है, इसलिए हम लोगों ने स्वर से रहित कर दिया। अब देखो आगे दिक धन गज है, दिक धन गज के अंतर्गत भी वही कंडीशन दे रखी है कि क आया हुआ है, उसके बाद में तीसरा वर्ण आया हुआ है, रूल के अकॉर्डिंग सही बैठता है तो क का तीसरा क ख ग हो जाएगा, ग से गाय बन जाएगी और वो भी कैसी बनेगी? हलंत बनेगी, आदि बनेगी। छठ धन भूजा, देखो हटके आ गया, ट आ गया, ट से टमाटर वाला, लेकिन आपको चाहे हटके आए चाहे क से भी आए, आपको ये देखना कि ट से टमाटर है कितने नंबर पर? 1 2 3 4 5। तो ट से टमाटर नर्सरी क्लास के बच्चे को भी बताए, ट से टमाटर 1 नंबर पर है, अर्थात ये क्या हो गया? हमारी जस्त्र संधि के रूल के अकॉर्डिंग सही बैठता है। और ये जब ये सही बैठता है जस्त्र संधि के अकॉर्डिंग, तो हम लोग क्या करेंगे? इस ट के स्थान पर ट का तीसरा कर देंगे, और क्या होता है ट का तीसरा? ड होता है, और षडभुजा हो जाएगा। फिर देखो वाकधन ईश्वरी, क है कबूतर वाला, कबूतर का तीसरा ग हो जाएगा। अब ये देखो हम लोगों ने वा ग, फिर ये ई आया, ई स्वर है भाई, ये जुड़ेगा चढ़ेगा, व्यंजन के ऊपर चढ़ेगा। तो जब ये बड़ी ई है तो अपन लोगों ने इसको इसके ऊपर चढ़ाया तो ये हलंत वाला भाग खत्म हो जाएगा, ये हलंत वाली कंडीशन रहेगी नहीं, और ये क्या रूप बन जाएगा? वागीश बन जाएगा। फिर वाक धन जाल, अपन को पहले वाला देखना है, वाक का वाग जाल हो जाएगा। वाक धन यंत्र, वाक धन दता, वाक गज, लब्धा, वाक, ये लब्धा इसको थोड़ा रोकना, लब्धा को थोड़ा रोकना। लब्धे के लिए मैं जस्तों का थोड़ा दूसरी चेंज है, क्योंकि लब्धा, क्योंकि यहां पर भ आ गया, अपन कैसे करेंगे? अपन का रूल तो यही कहता है कि पहला होना चाहिए, यहां भ आ गया, थोड़ा इसको रुकना, इस पे गौर मत करना, जहां बता रहा हूं वहीं पर देखना। फिर वाक धन दानम, दिक धन अंबर, उत धनियानम, वाकईश, वाक धन वज्र, वाक धन विगदाता, वाक धन दानम, दिक धन अंत, उपलब्ध धन दी, इसको भी रोको। ये जो लाइन छोड़ रखी है इसको थोड़ा रोको। रोकना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन रोक क्यों रहा हूं? क्योंकि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने जस्तो संधि का दूसरा रूल बताया था, 4 + 4 = 3। क्या है ये? इस तरह आपने गणित
डाल दी संस्कृत में। गणित के अकॉर्डिंग हम थोड़ा समझ रहे हैं, गणित है नहीं, संस्कृत ही है। ऐसा नहीं कि आप कल A+B+C ऐसे करके सर हम तो संस्कृत को गणित से समझेंगे, ऐसा नहीं है भाई। संस्कृत को गणित से नहीं समझ सकते, लेकिन अपन लोगों के दिमाग में उसको थोड़ा रखने के लिए अपन ने गणित के कुछ ट्रिक तो क्या कह सकते हैं, मैंने 4+4 का यूज किया। 4 का मतलब मैं हिंदी में लिखूंगा कि भाई इसका चौथा क का चौथा ग, च का चौथा ज, ये सारे लिखूंगा तो भी वही बात है, 4 का 4 ही रहेगा, 3 तो होगा नहीं वो। और 4+4 लिख के 3 लिख दे, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और 4 मतलब प्लस से पहले, धनादेश से पहले भी चौथा वर्ण होना चाहिए, व्यंजन वर्ण, और उसके बाद भी चौथा व्यंजन वर्ण होना चाहिए। यदि दोनों जगह चौथा व्यंजन वर्ण होता है तो पहले वाला जो व्यंजन वर्ण है वो अपना तीसरा बदल जाएगा, क्योंकि जस्ट संधि का यही रूल है भाई, तीसरा ही होना चाहिए। यहां देखो ल ब धन धा, ये क्या है, प फ ब भ, प फ ब भ मतलब प का चौथा है और पीछे ध आया हुआ है। ध का मतलब त थ द ध, त का चौथा मतलब ये भी चौथा है और ये भी चौथा है, तो ये क्या होगा, अपना तीसरा बदल जाएगा। अपन को इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है कि ध भी जिद करेगा सर मेरा भी तीसरा, भले ही हो, अपन को वही बदलना है जो हलंत वाला है, जो हलंत वाला है, जिसके नीचे जो व्यंजन वर्ण स्वर से रहित है उसमें चेंजिंग करनी है। और यहां पर ल भ आया हुआ है तो ब का प फ ब भ, प मतलब ब आ गया, ब से बकरी वाला ब आ गया, तो ये देखो लब्धा। अब देखो, अब इसको नहीं रोकना, मैंने बीच में रोका था आप लोगों को, रुक जाओ, इस पे मत डालो हाथ, क्योंकि ये रूल ये था 4+4 मतलब 4+4, चौथा वर्ण प्लस चौथा वर्ण बराबर तीसरा वर्ण। अब देखो कुदन ध, तो देखो त थ द ध, ये चौथा है, त का ही चौथा है, ये भी त का चौथा है, तो त थ द ध, त थ द ध। अब कौन से इन दोनों में लड़ाई हो रही है कि भाई मैं भी त हूं, मैं भी त हूं, तो लड़ाई झगड़े अपन को नहीं देखना है, अपन को रूल के अकॉर्डिंग चलने। भाई लड़ाई झगड़े घर में करते रहना, हम तो स्वर से रहित जो व्यंजन वर्ण है ये चौथा है, इसकी जगह हम लोग तीसरा करेंगे, और इसका तीसरा होता है द से दवात, तो ये द हो गया, और लिखेंगे अपन देखो कु, ये द हो गया तीसरा, और फिर द को द की तरह ही लिख देंगे और ये कुद हो जाएगा। अपने हिसाब से जैसा हमारा दिमाग सोचता है वैसे संधि में कुछ नहीं लिखना है कि सर ये तो सुंदर लग रहा है, एक मात्रा ऐसे कर दूं तो सुंदर लगता रहे, लेकिन अपन को रूल के अकॉर्डिंग यदि मात्रा छोटी आ रही है तो छोटी लगानी है। सुंदरता यहाँ मायने नहीं रखती है, यहाँ शुद्धियां मायने रखती है, विशुद्धि होते ही आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब यहां पर देखो उपलभ, यहां वो की वो कंडीशन है, ब आ रखा है फिर द आ रखा है, ब है जो अपने तीसरे में बदल जाएगा, और उपलभ ब का तीसरा, प का तीसरा, प फ ब, फिर यहां समृद्ध रंधी, सम्र, फिर द हो गया त थ द, द चौथा तो त थ द, ये भी देखो समृद्ध। ये व्यंजन संधि के अंदर जो जस्त संधि का रूल था वो था। जस्ट संधि हार्ड नहीं है, लगती है आपको, मैंने बता दिए। आपको दो चीज याद रखनी है, धनादेश से पहले पहला और दूसरा होना चाहिए, बाद में स्वर, तीसरा चौथा व्यंजन वर्ण, ये सारे डाल दो। और दूसरा इसका रूल है कि धनादेश से पहले चौथा व्यंजन वर्ण होना चाहिए और उसके बाद में चौथा व्यंजन वर्ण होना चाहिए, तो चौथा और चौथा मिला करके स्वर से रहित जो व्यंजन वर्ण है जो धनादेश से पहले आता है उस व्यंजन वर्ण का तीसरा व्यंजन वर्ण हो जाएगा। ये तो 3 संधियां कर ली हमने, ज्येष्ठ संधि, चतुर्थ संधि, बैक जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, फिर चतुर्थ संधि। चौथी संधि हमारे यहां पर आ रही है चतुर्थ संधि। चतुर्थ संधि में अपन लोगों को ज्येष्ठ संधि का उल्टा कर दो। उदाहरण अपने सही होने चाहिए, एग्जाम्पल सही होने चाहिए, त्रुटि कुछ होनी नहीं चाहिए, तो आप लोगों को ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जैसा बता रहा हूं वो देख लो। ज्येष्ठ संधि में था वर्ग का पहला अक्षर पहले आना चाहिए,
चतुर्थ संधि कह रही है कि वर्ग का पहला अक्षर धनादेश से बाद आना चाहिए। ये इनकी लड़ाई झगड़ा है। अपन लोगों को तो जो सा ये कहेंगे वैसा करते रहेंगे। धनादेश के बाद में पहला अक्षर, इसका उल्टा कर दो। उससे पहले जस्व संधि का उल्टा ही तो करना है। तीसरा, चौथा, पांचवा, स कोई भी स्वर। तो जो पहले वाला जो तीसरा अक्षर है धनादेश से पहले वाला, वो अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। स्वर चतुर्थ संधि क्या कह रही है कि अपने ही वर्ग का वह पहला हो जाएगा। तीसरा जस्व संधि में था, क्योंकि जस्व संधि कहती थी कि मेरे वाले में क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। लेकिन जस्व संधि का उल्टा है भैया। चतुर्थ संधि कह रही है कि जस्व संधि की जो परिभाषा उसको उल्टी करो। हमने उल्टी कर दी। जस्व संधि में पहले आता था पहला दूसरा अक्षर और बाद में आता था तीसरा चौथा पांचवा कोई भी स्वर। चतुर्थ संधि कह रही है कि मेरे धनादेश से पहले तीसरा चौथा पांचवा आना चाहिए, उसके बाद में पहला दूसरा आना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया कि चतुर्थ संधि कह रही है कि धनादेश से बाद में पहला और दूसरा, अर्थात विशेष तौर से पहला आना चाहिए, इससे पहले तीसरा चौथा पांचवा आना चाहिए। और जो ये वाले जो स्वर ये जो व्यंजन वर्ण है वो पहले में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने ही पहले में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपना पहले का मतलब यहाँ शुद्ध धनकार है, तो यहाँ द आया हुआ है, द का पहला क्या होगा, त होगा, तो यहाँ पर शतकार हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि धनादेश के बाद में पहला अक्षर आ रहा है और वो हम लोगों ने रूल में बता दिया कि धनादेश से बाद में पहला अक्षर होना चाहिए। उद धनपन त थ द पहला वाला तीसरे में, लेकिन धनादेश के बाद में जो है वह है प का मतलब पहला अक्षर, तो द है जो अपने पहले में बदल जाएगा। तो त थ द, तो द का पहला क्या होगा, त हो जाएगा। आप द धनती, बाद में त आया हुआ है अर्थात पहला अक्षर आया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला अक्षर हो जाएगा, आपत्ति बन जाएगा। दिग धनपाल, तो क ख ग, उसके बाद में प यानी पहला आया हुआ है, तो ग जो है अपना पहला बन जाएगा अर्थात दी क हो जाएगा, क से कबूतर बन जाएगा। तो चतुर्थ संधि ज्यादा कंफ्यूजन वाली है नहीं, जस्ट संधि का उल्टा करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो व्यंजन संधि है, यदि आप ध्यान से इसको देखते हो तो व्यंजन संधि के जो दो पहले भाग आए थे, चतुर्थ संधि और षटुर्थ संधि, वो दोनों एक दूसरे के लगभग समान परिभाषा है, थोड़ी सी चेंज होती है। बाद में हम लोगों ने पढ़ी थी जस्त संधि। जस्त संधि की परिभाषा और चतुर्थ संधि की परिभाषा में उल्टा है। जस्त संधि को यदि किसी ने याद कर लिया है तो चतुर्थ संधि उसकी उल्टी कर लो। अब उसके बाद में हम लोग एक अन्य संधि के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन का ही भाग है ये। भाई देख लो, व्यंजन के अंदर चतुर्थ संधि के ये भेद है भाई, जितने भी भेद है आप लोग देख लेना, उसमें कोई ज्यादा है नहीं, आप लोगों को पहला ही करना है। जैसे तदधन क्षण है, तो यहां पर देखो क्षण है, यहां पर क आया हुआ है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों के मिलने से है, तो यहां पर क्या फिर देखो उत्धन पति है, तो यहां पर प आया हुआ है, पहला आया हुआ है, फिर द है, वो त थ द त के अंतर्गत हो जाएगा। उद्धन कर्ष है, यहां पर भी पहला आया हुआ है, तो ये द है वो अपना पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आती है अनुस्वार संधि। नाम से पता चल रही है अनुस्वार होना चाहिए। अनुस्वार पहली क्लास के बच्चे पढ़ते हैं भाई। अनुस्वार बिंदी होती है, अंक से जो बिंदी होती है लाइन के ऊपर लगने वाली। परिभाषा पढ़ लेते हैं। म अनुस्वार, म अनुसार, यदि किसी पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, लेकिन यदि स्वर के आने पर उसमें मिल जाता है। बस यही व्यंजन संधि है। मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं आप लोगों का, बता देता हूं। ये म है भाई, म की कंडीशन है, म के बाद में ये कह रहा है कि कोई व्यंजन आता है, तो ये जो म है वो ऊपर चढ़ जाएगा, म है वो ऊपर चढ़ जाएगा।
जैसे ये आ रखा है अहम धन गच्छति, ये म आया हुआ है। म के बाद में ये क्या है? व्यंजन है। व्यंजन कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अनुस्वार संधि ने अपना रूल अलग ही बनाया, उसने कहा पूरे व्यंजन ले लो, हम क्यों तोड़ेंगे उनको, कभी इधर कभी उधर, कभी तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सारे व्यंजन वर्ण को हम डाल रहे हैं, और लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि हमारे पहले म आना चाहिए। हमारी पहचान ही यही है। अनुस्वार ये कहती है कि स्वर से रहित म होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो ये जो म है वो ऊपर चला जाएगा और ग्रहम गच्छति बन जाएगा, अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर गुरुम पृच्छति, म ऊपर चला गया क्योंकि आगे प आया हुआ है, व्यंजन दे रखा है। मेघम धन पश्यति, रामम धन वंदे, रामम धन वंदे हो जाएगा। और यदि कोई स्वर आता है जैसे अहम गच्छति, अब यहां पर गच्छति की जगह मैं गच्छामि की जगह अगच्छामि कर देता हूं। चेंजिंग कुछ नहीं होगा। इस म को ऊपर क्यों नहीं चढ़ेंगे? क्योंकि आगे मैंने अ दे दिया है, ये एक स्वर है और म में मिल जाएगा, और अह म मा नहीं होगा क्योंकि ये हलंत है। अहम ग टी, ये आपका व्यंजन संधि का पाठ पूरा हुआ। आप लोगों का एक काम है इसको सही ढंग से देखना, पढ़ना, बार बार जितने भी है इसके जो रूल है, नियम है, वो देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, व्यू कम आ रहे हैं, तो आप लोगों ने पहले तो बता दिया कि सर व्यू दे क्या, आपने एक ही वीडियो डाउनलोड करवाया, तो ये दूसरा वीडियो है। नेक्स्ट जितने भी वीडियो है वो उसमें आप लोगों को कोई शिकायत नहीं रहेगी, और सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, धन्यवाद।